आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन, जिसका पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं और पार्ट 2 में जो रिमेनिंग पॉइंट था उसको आज हम लोग करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन हम लोग इस तरीके से करेंगे ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, चाहे एमसीक्यू हो या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, उसको हम इजिली सॉल्व कर सके। ठीक है, प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम और ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करके कि ब्रिटिशर्स में कुछ ऐसे लोग थे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को प्रीफर करते थे, जो पुराने लिटरेचर्स थे उसको प्रीफर करते थे। उनको अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजों को सेटअप किया। मदरसा सेटअप किया कोलकाता में, उसके बाद हिंदू कॉलेज सेटअप किया बनारस में। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो क्रिटिसाइज करते थे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, जिसमें से जेम्स मिल सबसे आगे थे। वो उनको लगता था कि ओरिएंटलिस्ट यानी कि जो इंडियन लिटरेचर है या जो एशियन लिटरेचर है एक काफी प्रिमिटिव है और एक काफी पीछे है। किनके कंपेयर में? इंग्लैंड के लिटरेचर्स, इंग्लैंड के जो स्टोरीज है उनके कंपेयर में। उनका मानना था कि एक सेल्फ जो है बुक का वो ज्यादा बेटर है किसके कंपेयर में? तो टोटल लिटरेचर जो इंडियन लिटरेचर्स है, एशियन लिटरेचर्स है, उससे तो इन दोनों पॉइंट पे अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो दो चीजें थी। देखिए, हमको तो कोई एक ऐसा लैंग्वेज जानना था जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो, और इंग्लिश वो लैंग्वेज है। तो जाहिर सी बात है कि इंडियन को अपने लिटरेचर के साथ साथ उस लैंग्वेज को भी जानना है, इंग्लिश को भी जानना है। बट इंग्लिश को जानने के लिए हम अपनी टोटल लैंग्वेज जो है, जितने भी मेरे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में बुक्स है या स्टोरीज है, रिलीजियस बुक्स है, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उसको टोटली खत्म नहीं कर सकते। तो दोनों को साथ लेकर के चलना है। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसमें दोनों को इंपॉर्टेंस दिया जाए, इंडियन लिटरेचर्स को, इंडियन टेक्स्ट को भी इंपॉर्टेंस दिया जाए, और ब्रिटिशर्स जिन चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी इंपॉर्टेंस दिया जाए। जैसे ब्रिटिशर्स का जो एजुकेशन सिस्टम था उसने बहुत सारी चीजों को इंप्रूव किया, लेकिन उनका एक ड्रॉबैक क्या था कि वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हटाना चाहते थे। तो वो चीज नहीं करना है, दोनों को साथ में लेकर के एक पैरेलल, जिसमें कि दोनों को अपॉर्चुनिटीज मिले प्रैक्टिसाइज करने का। तो इस तरह से हम एजुकेशन सिस्टम्स को डेवलप करेंगे इंडिया में। तो आइए देखते हैं कि और कौन सा पॉइंट था जिसको हम डिस्कस नहीं किए हुए थे। व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स? ब्रिटिशर्स ने दोनों के बीच में क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि कुछ लोग प्रमोट करना चाहते थे और कुछ लोग अपोज करना चाहते थे। उस टाइम लोकल स्कूल के साथ क्या था? लोकल स्कूल में एजुकेशन सिस्टम कैसा था? क्योंकि लोकल स्कूल लाइज करते थे ब्रिटिशर्स। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही हम लोग पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी पढ़ते लिखते थे, अच्छा नॉलेज था अलग अलग लैंग्वेज में। ब्रिटिशर्स के आने से पहले मेडिवल पीरियड में हम लोग बहुत सारी फेमस बुक्स लिखे हुए हैं। तो एजुकेशन सिस्टम कैसा था? एजुकेशन सिस्टम जो था पाठशाला पे बेस्ड था, वो प्रिमिटिव पाठशाला। हम लोग जो पाठशाला के थ्रू पढ़ते हैं उस पाठशाला की बात नहीं कर रहे हैं। वो प्रिमिटिव पाठशाला क्या था, उसके डिमेरिट्स क्या थे, वो कौन से पर्सन थे जिन्होंने उन पाठशाला के डिमेरिट्स को सामने लाया और उसकी डिमेरिट्स को खत्म करके उसको इंप्रूव किया। द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। यार देखिए, विलियम एडम कौन थे? विलियम एडम जो थे स्कॉटलैंड के एक मिशनरीज को लीड करते थे, एक रिप्रेजेंटेटिव थे। उन्होंने कब टूर किया? 1830 में। एमसीक्यू क्वेश्चन है, 1830 में इंडिया में बिहार और बंगाल में टूर किए। बिहार और बंगाल में टूर के साथ उन्होंने क्या चीज को देखा? उन्होंने देखा कि बहुत सारी खामियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, उसको दूर करेंगे। क्वेश्चन आएगा कि वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। फर्स्ट बोल रहा है विलियम एडम स्कॉटिश मिशनरीज, एक क्या था? स्कॉटिश मिशनरीज से टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। विलियम एडम थे, स्कॉटलैंड से बिलोंग करने वाले थे, और इन्होंने कहा टूर किया? बंगाल और बिहार में टूर किया। ठीक है, बिहार और बंगाल में टूर करने के बाद उन्होंने क्या चीज को देखा? ही फाउंड 1 लाख पाठशाला इन हियर। नियर अबाउट 1 लाख पाठशाला लाइज करते थे उस टाइम बिहार और बंगाल में। ठीक है, 20 स्टूडेंट हैड इस पाठशाला, अप्रॉक्स नॉट एग्जैक्ट, लगभग एक पाठशाला में 20 स्टूडेंट हुआ करते थे। 1 लाख पाठशाला यानी कि टोटल स्टूडेंट 20 लाख थे बिहार और बंगाल में। बोला कि सेटअप बाय द वेल्दी पीपल और द लोकल कम्युनिटी। तो ये पाठशाला कौन सेटअप करता था? तो जो उस विलेज का या जो उस रीजन का वेल्दी पीपल था या जो कम्युनिटी थी, वो लोग मिलकर के इस तरह की पाठशाला को सेटअप करते थे, जो इंडिया के एजुकेशन के लिए बेस था पाठशाला। ठीक है, तो ये हुआ पाठशाला कौन सेटअप करते थे, नंबर ऑफ पाठशाला कितने थे, किन पाठशाला का जो
फीचर्स थे वो क्या था, बोला कि सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन वाज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब कि लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाते थे। आपने पढ़ा होगा नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब कि स्कूल में अगर 50 बच्चे का एडमिशन है तो 50 बच्चे में कितने बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, वो नेट अटेंडेंस रेशियो को शो करता है। तो ऐसे पाठशाला में नेट अटेंडेंस रेशियो जो थी वो काफी कम थी, बच्चे एडमिशन करा करके पाठशाला नहीं जाते थे। जबकि अगर हम आज के सीबीएसई स्कूल से कंपेयर करेंगे तो 75% प्लस आपको अटेंडेंस चाहिए। स्कूल जाइएगा तभी तो सीखिएगा, घर बैठे नहीं सीख सकते हैं ना। तो ए नेट अटेंडेंस रेशियो जो था कम था, फ्लेक्सिबल था। ए सिस्टम कैसे फ्लेक्सिबल था, देयर वर नो फिक्स्ड फी, कोई फिक्स फी भी नहीं लिया जाता था। जिसको जो मन है, जो जितना वेल्दी है अपने इनकम के अकॉर्डिंग उनको फी पे कर देता था, ठीक है। नो प्रिंटेड बुक्स, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, कोई भी प्रिंटेड बुक फॉलो नहीं किया जाता था। इस चीज को नोट कीजिएगा, प्रिंट कल्चर इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुका था, बट इंडिया के पाठशाला में कोई भी प्रिंटेड बुक्स फॉलो नहीं की जाती थी, ठीक है। और कोई सेपरेट स्कूल बिल्डिंग्स भी नहीं था कहीं भी, मतलब जैसे कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि कहीं भी बैठ करके हम पढ़ा रहे हैं, एक छोटी सी झोपड़ी वहीं पे 20 लोगों को नीचे बैठा दिए वहां पे पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे स्कूल वाली तो फीलिंग नहीं होगी। ब्रिटिशर्स एक वेल सिविलाइज थे, प्रॉपर बिल्डिंग्स होता था जहां पे वो पढ़ते थे, ठीक है। और इसकी और डिमेरिट्स क्या कि न बेंच थे न चेयर थे, ऐसे जमीन पर बैठ करके लोग पढ़ते थे जब मन किया। कोई टाइम ड्यूरेबल नहीं था किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए कि मैथ्स के लिए क्लास है, साइंस के लिए क्लास है, उसका कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं। कोई 2 घंटे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, कोई 5 मिनट पढ़ करके निकल गए, जब मन किया जो बच्चा निकल गया स्कूल से। तो कोई सिस्टम्स डिसिप्लिन नहीं फॉलो होता था। नो ब्लैक बोर्ड, न ब्लैक बोर्ड था। और जो टीचिंग मेथड था, क्योंकि बुक्स नहीं थे तो टीचिंग मेथड जो था वो ओरल था। ओरल का मतलब कि गुरुजी बोलते थे और उन्हीं चीजों को बच्चे बस सुनते थे। कोई भी ऐसा नहीं कि रिटन एग्जाम होता था बच्चे को एकदम प्रिसाइज होकर के, जैसे कि आज के बच्चों को करना पड़ता है कि सिलेबस रहा, आपको याद करना है इस चीज को, इसी से सिलेबस पूछा जाएगा। तो ओरल कल्चर था। बहुत सारे बच्चों के मन में आइडिया आ रहे होंगे कि वाह कितना मस्त था कि कोई एग्जाम वाली झंझट ही नहीं, ओरली जो बता दिए सही है। तो कल्चर क्या था, तो ओरल कल्चर था। और गुरु जी डिसाइड करते थे, जो टीचर होते थे वो डिसाइड करते थे कि उनको पढ़ाना क्या है। एक ही चीज को बार बार पढ़ाएंगे या अलग अलग चीजों को पढ़ाएंगे, पढ़ाना आपको अलग फिजिक्स के बारे में स्टोरी सुनाएंगे, ये भी। तो इसके अगेंस्ट हूं किस चीज का, तो पाठशाला सिस्टम फ्लेक्सिबल था, जो लोगों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग था कि हाँ भाई जो कैपेबल नहीं हो फी कम देगा, ठीक है। या लोग जो थे, जो स्टूडेंट थे, वो अलग अलग वर्क में इन्वॉल्व रहते थे। जैसे विलेज में फार्मर थे तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चले जाते थे। तो ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी रख करके आप पढ़ाई नहीं कर सकते। पढ़ाई मतलब पढ़ाई होती है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में, और इन सारी चीजों को इसने हटाया, किसने, ब्रिटिशर्स ने। बट कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ी ब्रिटिशर्स को, नहीं रखने पे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, ठीक है। आप किसी भी मेथड्स को, कोई भी लॉ लाइएगा तो उसको रिजिड नहीं रख सकते। ऐसा नहीं कि कुछ कोई भी चीज चेंज कर रहे हैं तो उसके बाद वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए। तो ब्रिटिशर्स जब इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट करेंगे तो उस टाइम में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो देंगे। इसलिए तो 75% अटेंडेंस रखा जाता है, 100% नहीं रखा जाता। अभी याद है, विलियम कैरी वाज अ स्कॉटिश मिशनरी हु हेल्प्ड एस्टैब्लिश बोला कि श्री रामपुर मिशन। अब श्री रामपुर मिशन क्या है, एक कॉलेज सेटअप किया गया था हुगली रिवर के किनारे कोलकाता के पास में। तो ये भी एक मिशनरी से बिलोंग करते थे, विलियम कैरी, जो एजुकेशन में, देखिए एजुकेशन में स्कॉटलैंड वाले कुछ ज्यादा ही आगे रहे हैं। चाहे विलियम एडम की बात करें, जेम्स मिल की बात करें या विलियम कैरी की बात करें, तो इन्होंने श्री रामपुर में एक कॉलेज सेटअप किया जो वेल डेवलप्ड कॉलेज है। आज भी आप उन कॉलेज को देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो नया मेथड आएगा, न्यू रूटीन एंड न्यू रूल, जो नया चेंजेस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1853 के बाद, तो उनका एक ब्रिटिशर्स का एक टारगेट रहेगा कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, स्पेशली वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज में या रिमोट एरियाज में जो एजुकेशन को फॉलो किया जाता है, तो उसमें वो चेंजेस करेंगे, ठीक है। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इंप्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। कंपनी क्या डिसाइड करती है कि वो इंप्रूव करेगी, किस चीज को इंप्रूव करेगी, वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम जो है इस चीज को इंप्रूव करेगी, ठीक है। एक कौन डिसाइड करता है, तो कंपनी डिसाइड करती है कि वो वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने वाले, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन हैज बड़े इनस्लेव्ड अस। देखिए कुछ लोग थे
इंडिया में जो इन सब चीजों को अपोज करते थे कि जो ब्रिटिशर्स का मेथड है पढ़ाने का, जो इंग्लिश को इंप्लीमेंट करने का मेथड है, इंपोज करने का मेथड है इंडियन पे, एक गलत है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पर्सन का अगर नाम लेना चाहेंगे तो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर है। महात्मा गांधी का मानना था कि अगर मीडियम है, अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा तो उसका मीडियम जो होना चाहिए हिंदी होना चाहिए, या जो लोकल लैंग्वेजेस है उसमें आप पढ़ा। अच्छा, इंजीनियरिंग को मैथिली में पढ़ाइए, इंजीनियरिंग को भोजपुरी में पढ़ाइए, कितना ऑड लगेगा। इंजीनियरिंग मतलब इंग्लिश में पढ़ाइए, इट में भी अगर पॉसिबल तो हिंदी में पढ़ाइए, बट वर्नाकुलर लैंग्वेज में आप कैसे पढ़ा सकते हैं टेक्निकल चीजों को, एक प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे लोग इन सब चीजों से सहमत होंगे कि नहीं, आप लोकल लैंग्वेज में, एक ग्लोबल लैंग्वेज होना चाहिए, और किसी भी टेक्निकल डिग्री की बात करते हैं उसके लिए ग्लोबल लैंग्वेज होना चाहिए, और इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, तो टेक्निकल डिग्री, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये सब इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, वही बेटर रहेगा। ठीक है, तो कंपनी कब डिसाइड करती है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1853 में आता है, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स को इंप्रूव करना। ठीक है, और कुछ लोग जो थे वो ऐसा नहीं चाहते थे क्लासरूम की बंदी से, डिसिप्लिन में रह करके आप पढ़ाई कीजिए, और उनमें से एक थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो नहीं चाहते थे कि एक पार्टिकुलर रूम रहे, एक क्लासरूम रहे, एक स्कूल, एक बिल्डिंग रहे, उसमें एक क्लासरूम रहे, उसमें टाइम टेबल रहे और उसमें आपको पढ़े। रविन्द्रनाथ टैगोर का बिलीफ था, वो कभी स्कूल नहीं गए। ठीक है, घर पे उनको टीचर आते थे, कैपेबल थे, काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, और स्कूल नहीं गए इसका मतलब उनको ये नहीं समझ लीजिएगा कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए, उनको एक नॉलेजेबल पर्सन थे। तो उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जिसमें कि नेचर के बीच में रह करके आप एजुकेशन को ले सकते हैं। कोलकाता से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर दूर उनके फादर महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने सेटअप किया था एक आश्रम। ठीक है, 1863 में, और उसी आश्रम को उन्होंने दे दिया किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर 1901 में, एक क्वेश्चन एमसीक्यू आ जाए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन को सेटअप किया। 1913 में उनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, और ये जो एजुकेशन सिस्टम था, बुक में पिक्चर दिया हुआ है कि नेचर के बीच में रह करके आप एजुकेशन ले सकते हैं। वो चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, और उसके आसपास बच्चे बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो वो चाहते थे कि बच्चे फ्री माइंड से पढ़े। ठीक है, ए बोर्ड ऑफ पीस मतलब शांति निकेतन। ठीक है, शहरों से दूर, भीड़ भाड़ जगहों से दूर रखा गया इस चीज को, ताकि नेचर से ज्यादा जुड़ सके। इस तरह से हमारा एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम रहे, किसी भी तरह का क्वेश्चन रहे, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, और जहां तक पॉसिबल हो पाता है हम लोग के द्वारा उसका आंसर प्रॉपरली किया जाता है। दूसरी बात की एसएसटी से रिलेटेड जो नए हमारे ऑडियंस है, तो एसएसटी से रिलेटेड किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग डिस्कशन ग्रुप रखे हुए, ताकि किसी भी तरह की कोई इश्यूज है उसको हम लोग इजिली सॉल्व कर सके। दूसरी बात की और भी इंटरेस्टिंग चीजों को जानना है तो आप हमारे डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीजों पे भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको नॉलेजेबल चीजें प्रोवाइड की जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।